ना दिक्कत ना परेशानी, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो देखें, आज काफ़ी दिनों के बाद में आना हुआ है, तो देखेंगे कुछ थोड़ा सा चैप्टर लूँगा मैं और उसे समझाता हुआ चलूँगा। देखें, और इससे पहले मैं समझाऊंगा तुम्हारे लिए कि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स इतनी कम समय में तुम जुड़ चुके हो, और बहुत ही कम समय हुआ है, अभी 15-20 दिन हुए हैं ना आए हुए। तो और बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी तैयारी चल रही होगी। बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं ज़िंदगी में, दिक्कतें आती हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। बट प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारी दिक्कतें हमसे भी चल रही हैं। तो तुम्हारी तो स्टूडेंट लाइफ में किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छी तरह से सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, और किसी स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई दिक्कत हो तो हम बता सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना वो होगा आपके पास। हाँ, और देखें, किसी पढ़ाई में किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो, चलो देखें, तो आज मैं समझाऊंगा तुम्हारे लिए। कुछ नया चैप्टर होगा अपना, उसके बारे में समझ आना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ये पढ़ा रहे होंगे आपके लिए, मैथ पढ़ा रहे हैं वो जयचंद्र सर जी है ना, और ये साइंस पढ़ा रहे होंगे वो देवेंद्र जी हैं, ठीक है। ये दोनों लोग अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, और मेरा अधिकतर गांव में रहना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और अधिक तरह की प्रॉब्लम समस्याएं चल रही हैं। अधिकतर प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक कि मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं भी यहाँ रोज़ाना आने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई चाहे एक क्लास होगी, सुबह में हो सकती है, शाम में भी हो सकती है, या फिर नाइट में हो सकती है, मेरी रहेगी एक क्लास, ठीक है। तो अपना जो पहले चैप्टर चल रहा था वो तो हिस्ट्री से चल रहा था, लेकिन आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपके लिए, वो समझाने वाला हूँ। तो देखेंगे उसमें मैं बताऊँगा आपके लिए, मतलब घाटी किसे कहते हैं, प्रमुख भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, या मतलब जो दर्रे हैं वो किसे कहते हैं, तो बस उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि घाटी किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, घाटी अपना क्वेश्चन बन जाएगा, घाटी किसे कहते हैं। तो देखो, घाटी किसे कहते हैं, घाटी उसे कहते हैं जो दो पर्वत होते हैं। ये दो पर्वत है ना, इन पर्वतों के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो खाली स्थान होता है ना, इसे घाटी कहते हैं। दो पर्वत हैं, जैसे इनके बीच में जो खाली स्थान है, इसके लिए क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे, ठीक है। और इसी से संबंधित एक और है, दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा जानते हैं ना आप। तो दर्रा भी उनको कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में, दो पर्वत हैं उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है ना, खाली स्थान जिसमें से होकर रास्ता होता है ना, रास्ता होता है, एक या दो गाड़ियां उसके बीच से होकर गुजर सकें, उसे कहते हैं दर्रे, ठीक है। तो बहुत सारे दर्रे हैं भारत के अंदर, मतलब अधिकतर देखो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो दर्रों के बारे में कौन सा दर्रा कहाँ पर है वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बस यही समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स की समझ में तो ये नहीं आता है कि दर्रा किसे कहते हैं और घाटी किसे कहते हैं, है ना। तो आज बस सिर्फ ये समझ लीजिए, घाटी किसे कहते हैं जो दो पर्वतों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में कोई खाली स्थान होता है ना, थोड़ा निचला स्थान होता है, उसे कहते हैं घाटी, ठीक है। और दो पर्वतों के ही बीच में, घाटी की ही तरह बिल्कुल, जहाँ से होकर एक या दो सवारियाँ आ जा सकें, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दर्रा, ठीक है। तो लिपुलेख है, माना है, नीति मैं बता दूंगा बाद में कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, वो आने वाले समय में बता देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो घाटी और दर्रा किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। और आगे मैं बताऊंगा, देखो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मतलब ये बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है ना। तो देखो, बांगर और खादर और तराई तीनों से संबंधित बता देता हूँ मैं आज, ठीक है। देखो, बांगर किसे कहते हैं पता ना आपको। बांगर, देखो जो नदियाँ होती हैं ना, भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ हैं, तो जिस स्थान पर अपनी भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है ना, और वैसे ही बहुत सारी नदियां हैं वो, और भी जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, गोमती है, घाघरा है, और वो कोसी है, और गंडक है, सोन है, टोन से बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी कहाँ आकर मिलती है वो आने वाले समय में बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए
कि मोन अपना जो इम्पोर्टेंट बिंदु वही रहेगा कि किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं। देखो समझ लीजिए, कोई स्थान है, ठीक है, ऐसे माना कि यहाँ से ये नदी है, ठीक है, ये नदी गुजर रही है। अब वो ये स्थान है बसा हुआ है यहाँ पर, तो अब नदी में से जिस स्थान पर ये नदी के जिस स्थान पर, देखो सबसे पहले समझो तराई किसे कहते हैं। तो तराई वह क्षेत्र कहलाता है जिस स्थान पर नदी का पानी, नदी जब बाढ़ लाती है ना, जैसे इसमें से नदी बाढ़ लाएगी और बाढ़ आने के बाद में जिस स्थान पर पानी भर जाए और वो पानी 4-6 महीने ठहर सके, रुक जाए उस स्थान पर, तो उस स्थान को कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र, ठीक है। क्यों? देखो वो ना तो फसल के लिए उपयुक्त रहता है और ना रहन सहन के लिए वो स्थान, क्योंकि वहाँ हर समय मतलब तली बनी हुई रहती है जिसमें फसल अच्छी तरह से उग नहीं पाती है तराई क्षेत्र में, ठीक है। और जो खादर क्षेत्र होता है ना, खादर क्षेत्र होता है, वो क्या होता है वो मैं बता दूं आपके लिए। देखो खादर क्षेत्र ये होता है कि तराई तो हो गया, तराई क्या है? जिस स्थान पर नदी का या गंगा का पानी आकर 4 या 6 महीने रुक जाए, भर के खड़ा हो जाए, तो वो ज़मीन बिल्कुल बेकार सी हो जाती है। वहाँ फसल आने वाले समय में अगली वर्ष से उगना प्रारंभ होगी, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा इतनी हो जाएगी, उग ही नहीं पाएगी। तो इस स्थान को क्या बोलते हैं? इस स्थान को तराई क्षेत्र कहते हैं, जिस स्थान पर नदियाँ बाढ़ लाती हैं और वहाँ नदियों का पानी भरकर 4 महीने या 6 महीने रुक जाए, उस स्थान के लिए तराई क्षेत्र कहते हैं। और अगला बात करेंगे तराई क्षेत्र के बारे में, यह है मतलब उसी क्या कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। देखो तराई से ही बिल्कुल उसी की तरह, तराई की तरह ही खादर बोलते हैं। जैसे जिस स्थान पर नदी का पानी आए और 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन ठहरने के बाद में वह लौट कर फिर वापस चला जाए, उस क्षेत्र के लिए क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। कैसे? देखो समझ लो, जैसे और वो जो क्षेत्र होता है, खादर क्षेत्र होता है ना, वो फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट उपयुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि किसी स्थान पर नदी का पानी आएगा और वहाँ आकर 15 दिन ठहरेगा, 15 दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ता है वहाँ का, और बहुत ही उपयुक्त हो जाती है वो ज़मीन, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, गल जाती है, सड़ जाती है बिल्कुल, जो फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहती है। कैसे? देखो अब बाढ़ आएगी, है ना, अब किसी का खेत है, शर्मा जी का खेत ये है, ठीक है, शर्मा जी ने अपने खेत में लगाई पोटाश, DAP, बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। अब इधर से अब ये नदी आएगी, नदी का पानी हेल कर इसको लेके चला आएगा और ये छोड़ाएगा वर्मा जी के खेत में, ठीक है। इसे छोड़ के यहाँ पर, यहाँ पानी आया 15 दिन के लिए और यहाँ से वापस लौट कर चला गया, तो अब ये इनके खेत का जो सब टोटल मटेरियल था इनके खेत में रह गया, तो यहाँ फसल उपयुक्त होगी या नहीं होगी? बताइए, होगी? हाँ। तो और यहाँ पर ये 4-6 महीने भर कर ठहरा रहेगा, तो यहाँ का जो बिल्कुल इसके जो जीवाश्म होते हैं ना, अति सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं ज़मीन के अंदर, वो नष्ट हो जाते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ जो 15 दिन में आएगी, 15 दिन के लिए, और जो उपयुक्त मिट्टी होती है वहाँ छोड़कर चली जाती है। तो समझ में आएगा वो दो स्थान, ये क्या है? ये तो हो गया तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र ही खादर, है ना। जैसे ये नदी है, ये किसी का खेत है, यहाँ से ये लेके आएगी यहाँ और यहाँ छोड़कर चला जाए, तो ये इस स्थान को पानी 15 दिन रहेगा यहाँ, या 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, तो इसे बोलेंगे खादर, ठीक है। समझ में आ गया वो। आगे देखो, अब बांगर किसे कहते हैं? बांगर समझ रहे होंगे ना, बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर उससे कहते हैं, देखो ये तो तराई हो गई, ये खादर हो गया। अब जिस स्थान पर कभी भी नदी का पानी जाकर पहुँच ही ना, उस स्थान के लिए क्या बोलते हैं? बांगर। फसल के लिए उपयुक्त रहती है ऐसी ज़मीन, लेकिन इतनी उपयुक्त नहीं रहती जितनी उपयुक्त ये खादर रहती है, ठीक है। तो पंजाब की जो अधिकतर नदियाँ कहलाती हैं, वो बाढ़ नहीं लाती हैं। क्यों नहीं लाती हैं? वहाँ का जो टोटल एरिया है वो खादर कहलाता है। पंजाब का टोटल एरिया क्या है? खादर कहलाता है। सतलुज है और रावी है, चेनाब है, मतलब ये कुछ पाकिस्तान में जा चुकी हैं नदियाँ, लेकिन 5 नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं जो वहाँ से निकलती हैं। तो इन नदियों का मेन काम क्या है कि यहाँ ये तराई नहीं लाती कभी। पंजाब की जो नदियाँ हैं तराई नहीं लाती, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है बिल्कुल समतल बना हुआ है, एक जहाँ फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है। पंजाब है, हरियाणा में नदियाँ बहुत कम हैं, देखने में मात्रा में कम मिलती हैं, और अधिकतर नदियाँ पंजाब में मिलती हैं। तो वो पंजाब की जो नदियाँ हैं वो कभी तराई नहीं लाती हैं और ना ही बाढ़ लाती हैं। बाढ़ लाएंगे तो तराई लाएंगे, है ना। और तो इसलिए पंजाब की जो भूमि होती है ना, वो खादर कहलाती है। थोड़े दिन के लिए पानी आएगा नदियों से बाहर और फिर 15 दिन के बाद अंदर चला जाता है, ठीक है। वो कैसे? वो इंदिरा गांधी नहर के लिए मोड़ के दे दिया जाता है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर को है ना इंदिरा गांधी नहर, उसमें मोड़ दिया जाता है वहाँ से। कहाँ से? जो नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध
बना हुआ है ना वहाँ से, ठीक है। तो देखें ये कंप्लीट हो गया होगा। तराई और खादर, बांगर। बांगर उस स्थान के लिए कहते हैं जिस स्थान पर कभी नदी का पानी पहुँच के लगे ही न जाए, के पहुँच ही नहीं पाए उस स्थान पर। कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके यहाँ पर कभी नदी का पानी पहुँच नहीं पाता होगा, या फिर अपने यहाँ तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। और क्या, दोआब। अच्छा देखो, दोआब किसे कहते हैं? दोआब, जो दो नदियाँ होती हैं ना, दो नदियाँ, जैसे देखो ये हो गई मतलब रावी नदी है, ठीक है, और सतलुज नदी है, सतलुज, ठीक है। यहाँ से ये कौन सी नदी है? सतलुज, और ये है रावी नदी। तो अब इन दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जमीन होती है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोआब क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र, इसे ही कहते हैं दोआब, ठीक है। और जैसे मतलब इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, वो विष्ट है ना, विष्ट दोआब, या मतलब बारी दोआब। मैं वो आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। जो मैंने बिंदु अपने थे ना वो समझ लीजिए बस। तो हाँ, दोआब उसी के लिए कहते हैं जो दो नदियों के बीच का खाली स्थान होता है, ठीक है। दो नदियों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसके लिए दोआब बोलते हैं, जो जमीन भूमि कर मतलब भूमि फसल के योग्य होती है। और दो नदियों के बीच में जो दोआब क्षेत्र होता है वो फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं बाढ़ बहुत कम लाती होंगी, वहाँ हमेशा खादरा बना रहता है, ठीक है। इसलिए चलो समझ में आया होगा ना। हाँ तो देखें, बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बताता हूँ फिर। और अपने जो अगले आने वाली कल के बाद में जो क्लास रहेगी ना, कल तो संडे है ना, कल की छुट्टी रहेगी तुम्हारी, और कल के बाद में जो क्लास रहेगी वो ऐसे मान लीजिए पर डे मैं कोशिश करूँगा पर डे लेने की, लेकिन ये सर जी ये तो रोज़ाना पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों लोग अच्छी तरह से पढ़ाए रहे होंगे, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, कोशिश मैं भी करूँगा यहाँ आने की पूरी तरह से। चलिए, किसी का कोई प्रश्न? चलिए बहुत अच्छे। देखिए स्टूडेंट्स की अभी संख्या कम है कुछ, और इसे संख्या बढ़ाने की कोशिश कीजिए थोड़ी जल्दी, ठीक है, क्योंकि 2-3 लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो इनके लिए मतलब होना चाहिए कुछ। चलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस नोट कर लीजिए, और समझ में आ ही गया होगा, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह से समझाया है, समझ गए होंगे किसी क्या कहते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।